गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रस्तावना में प्रेम्बल में जो बातें अभी कल छूटी थी, तो प्रेम्बल में जरा हम देख लें। प्रस्तावना कल हमने देख लिया था, उसके मायने क्या है। यानी हमारे संविधान में प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से काफ़ी बड़ी है और ये कहा जाता है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उसमें ये भी लिखा गया है कि शासन का स्रोत कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शासन की प्रणाली क्या है, और ये भी लिखा गया कि भविष्य के भारतीय शासन का निर्माण हम कैसे करेंगे। ये सारी बात लिखी गई प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रस्तावना में सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन प्रस्तावना का फिर मर्म क्या है, प्रस्तावना को कैसे उपयोगिता देखें, कैसे महत्व देखें। तो पहले देखो दोस्तों, प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। अगर हम देखें प्रस्तावना का स्वभाव कैसा है, जब नेचर की बात करते हैं, स्वभाव की बात करते हैं, जैसे होता है ना किसी चीज़ का स्वभाव, व्यक्ति से स्वभाव में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि स्वभाव बड़ा खड़ूस है, स्वभाव अच्छा है। तो वैसे प्रस्तावना का स्वभाव क्या है, जैसे हमने मूल अधिकार का स्वभाव देखा था, ये वाद योग्य है। ठीक वैसे ही प्रस्तावना का स्वभाव वाद योग्य नहीं है, बल्कि प्रस्तावना कुल मिला के अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसिएबल है, या कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, गैर अधिशास्तिपूर्ण है। जिसको कोर्ट के द्वारा लगाया न जा सके उसे क्या कहा जाता है, गैर अधिशास्तिपूर्ण। तो स्वाभाविक तौर पे ये कहते हैं कि अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है। अवादियों का मतलब है जैसे फंडामेंटल राइट आपका वाद योग्य है, क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं। पहली बात, मूल अधिकार के खिलाफ कभी भी राज्य नहीं जा सकता। दूसरा, लेकिन हम उच्चतम न्यायालय में इस बात को लेकर नहीं जा सकते। मान लीजिए कि ये बात अवादियों कैसे है, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिखा गया है। अब आप उदारीकरण की नीति को इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में संविधानवाद शब्द लिखा गया है और 1991 में हमने उदारीकरण की नीति अपना ली, तो आप इस आधार पे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते कि उदारीकरण खराब है, उदारीकरण खराब है, जबकि मूल अधिकार में ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अवादियों का मतलब है, नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसे क्रियान्वित कराने के लिए, इसे क्रियान्वित कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे निदेशक तत्व के बारे में कहा जाता है, यानी इसे लागू कराने के लिए, इसे क्रियान्वित करने के लिए आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते। तो एक खास बात है, जब इसे क्रियान्वित कराने के लिए, इसे लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका सीधा सा मतलब है इसे लागू करना या न लागू करना ये सरकार की मर्जी है, ये सरकार के ऊपर छोड़ा गया है, ये सरकार की इच्छा है, सरकार की मर्जी है। इसलिए आपको याद दिला दें, यह अगर सरकार की मर्जी है तो हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। इसे न तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार को उदारीकरण लागू करना चाहिए, न तो हम भारतीय राज्य के द्वारा किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दे सकते हैं कि वो समाजवाद के खिलाफ है। तो मान लीजिए कि भारत सरकार श्रम सुधार कानून को ही बना ले, भाई श्रम सुधार इसलिए कि हम ज़्यादा आसानी से विदेशी निवेश आकर्षित करें। इस आधार पर इसे आप उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसका मतलब है ये क्या है, ये आपका प्रस्तावना क्या है, नैतिक है, मॉरल है। आप याद रखिए, हमने कई बार इस बात को उल्लेख किया है कि दोस्तों, जीवन को नियंत्रित करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नैतिक, दूसरा दंडिक। यानी व्यक्ति को नियंत्रित करने के दो तरीके का प्रयोग हम कर सकते हैं। एक तो नैतिक तरीका है, यानी अब ये प्रधानमंत्री के विवेक पर है, मुख्यमंत्री के विवेक पर है, विधानसभाओं के विवेक पर है, उनके अंतरात्मा पर यह है, यानी उनका कंसाइंस है, ये नैतिकता है कि प्रस्तावना को ध्यान में रखेंगे सरकार की नीतियों का निर्माण करते समय, विधि का निर्माण करते समय। लेकिन अगर वो प्रस्तावना को ध्यान में नहीं रखते
तो हम फिर उसके खिलाफ न्यायपालिका नहीं जा सकते। जैसे कि अब मान लीजिए नैतिकता मामला है कि मेरे दोस्त ने नोट्स मांगा और मैंने कह दिया भाई हमने तो लिखा ही नहीं है, तो अब इसके लिए हमें न्यायालय में प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया। और प्रस्तावना दोस्तों लॉ नहीं है, प्रस्तावना आदर्श है, इसे नैतिकता है। प्रस्तावना देखो, नैतिकता का मतलब कैसा होना चाहिए। लॉ कहता है भाई ये विधि है, इसका उल्लंघन किया आपको दंड मिलेगा। चाहिए से मतलब नहीं होता कि अब कैसा होना चाहिए। आपने विधि का उल्लंघन, यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 302 में क्या लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है उसे दंडित किया जाएगा। अब ये नहीं कहा गया उसमें अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध नहीं करना चाहिए एक मामला अलग है, अपराध कर रहा है नहीं कर रहा है यही लॉ देखता है, यही कानून देखता है, यही कोर्ट देखता है। तो कोर्ट कभी नैतिकता की बात नहीं करता। कोर्ट किसी अपराधी से ये सवाल नहीं पूछता अरे यार तुमने ऐसा अपराध क्यों कर दिया, बताओ तुम पढ़े लिखे आदमी हो। कोर्ट का ये काम नहीं है। कोर्ट का ये काम है अपराध किया तो क्या है, सबूत क्या है, दंड कितना मिल सकता है, कोर्ट केवल यही बताता है। इसलिए प्रस्तावना का स्वभाव अवाद योग्य है, इसे क्रियान्वित करने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। और किसी भी विधि को यानी जो राज्य के द्वारा बने किसी विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी किसी भी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि यह विधि प्रस्तावना के किसी प्रावधान का विरोधी है। यह विधि प्रस्तावना का विरोधी है या प्रस्तावना किसी प्रावधान का विरोधी है, इस आधार पर किसी भी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो ये बात अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो किसी विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, तो ये है प्रस्तावना की प्रकृति। ठीक वैसा जैसा हमने आपको मूल अधिकार के मामले में और निदेशक तत्व के मामले में बताया था कि निदेशक तत्व अवाद योग्य है, मूल कर्तव्य अवाद योग्य है। निदेशक तत्व अवाद योग्य है, मूल कर्तव्य अवाद योग्य, ठीक वैसे प्रस्तावना भी अवाद योग्य है। क्योंकि दोस्तों नैतिकता को न्यायालय में लागू कराया ही नहीं जा सकता। नैतिकता को कभी न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, ये बात तो बहुत स्पष्ट है। लॉ को लागू कराया जा सकता है। इसलिए कई बार लोग पूछते भी हैं कि भाई संविधान का सर्वोच्च विधि है तो इसमें नैतिकता की आवश्यकता कहाँ पड़ गई। तो दोस्तों संविधान सर्वोच्च विधि है, लेकिन सवाल आप ये है कि संविधान को हम केवल वैधानिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखें। इसीलिए आपको हम याद दिला दें, एक विचार आया तो प्रकृति का मतलब है नैतिक है, लेकिन इस नैतिक प्रकृति से ही विचार आया संवैधानिक नैतिकता। आईएएस मेंस में सवाल पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता का मामला। अब सवाल है संवैधानिक नैतिकता क्या है। यानी संविधान केवल विधि के दस्तावेज के रूप में देखना, केवल सर्वोच्च विधि के दस्तावेज के रूप में देखना, ये बात अपने आप में केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसको कैसे देखा जाए, यानी प्रस्तावना का महत्व कैसे आता है। प्रस्तावना के कारण हमें एक नया विचार प्राप्त होता है, प्रियम्बल कारण हमें एक नया विचार प्राप्त होता है, वो है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये विचार है संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अब जब हम संवैधानिक नैतिकता की बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात करते हैं, अब इसका मतलब देखने में शब्द बड़ा विरोधाभासी है। यानी संविधान विधि का दस्तावेज है, नैतिकता का दस्तावेज है। तो दोस्तों जब हम संविधान के आदर्श देखें, यानी सच मायने में वाहन में बैठना जरूरी नहीं है, जाना कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रस्तावना हमें बताता है कि मैं जाना कहाँ है। आदर्श, भाई जीवन में एक आदर्श तो होना चाहिए दोस्तों। इसलिए कई लोगों के आदर्श आप देखो, हर व्यक्ति का अपने अपने जीवन का नज़रिया है, फिलॉसफी है। कई लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आदर्श लिखे होते हैं कि किस तरीके से हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। व्हाट्सएप के आदर्श को भी देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर में व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी या संवैधानिक नैतिकता, तो है क्या? ये पहली बार उच्चतम न्यायालय ने नाज फाउंडेशन वाद में, उच्चतम न्यायालय ने यह मामला नाज फाउंडेशन वाद में उठाया, नाज फाउंडेशन वाद में उठाया। और नाज फाउंडेशन वाद में कहा गया कि देखिए दोस्तों, एक होती है समाज की नैतिकता, एक होती है संविधान की नैतिकता। कई बार आप देखोगे समाज की नैतिकता कई बार विशेषाधिकारी प्रवृत्ति बताती है, एक होती है सोशल मॉरलिटी। अब समाज की नैतिकता क्या है? उसमें जाति हावी है, धर्म हावी है, परंपराएं हावी है, प्रथाएं हावी हैं, यही तो मामला है। जब आप कहते हो कि समाज की नैतिकता, तो समाज की नैतिकता तो अपने आप में ये धर्म पर आधारित है, जाति पर आधारित है, धर्म पर जाति पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित है। इसलिए हो सकता है समाज के जो मूल्य हों, परंपराएं हों, प्रथाएं हों, वो संविधान से टकराती हों। अब हो सकता है इसीलिए आप देखोगे इस नाज फाउंडेशन वाद में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दो समलैंगिक व्यक्तियों के बीच में अगर सहमति से संबंध है तो वो अपराध नहीं है। समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, लेकिन शर्त है कि दो व्यक्तियों की सहमति से होना चाहिए। यही है आईपीसी की धारा 377। तो आईपीसी की धारा 377 को उच्चतम न्यायालय ने अवैध कर दिया, क्योंकि आईपीसी की धारा 377 में लिखा गया था कि समलैंगिक संबंध एक अपराध है, समलैंगिक संबंध अपराध है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा, अभी अब देखोगे समलैंगिक विवाह पर मामला चल रहा है। अब समलैंगिक विवाह का मतलब क्या है? समलैंगिक विवाह का मतलब है कि किस तरीके से भाई पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, महिला महिला के साथ विवाह कर सकती है। अपने गांव के दादाजी को बता दीजिए, कह रही भाई क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसे हो जाएगा? विवाह का पूरा ढांचा टूट जाएगा। कैसे फिर तय होगा कौन उत्तराधिकारी, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, और फिर उसमें सारी समस्याएं आएगी। लेकिन उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि नहीं नहीं, समाज कभी ये नहीं बता सकता कि क्या नैतिकता है, क्या सही है, क्या गलत है। अरे न्यायालय तय करेगा। और उच्चतम न्यायालय की नैतिकता का आधार क्या है? व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, समानता। उच्चतम न्यायालय गरिमा का आधार है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय की यानी जो नैतिकता है वो समाज की नैतिकता के साथ चले, कई बार जरूरी नहीं है। और इसलिए कहा भी जाता है कि हमारा उच्चतम न्यायालय तो समाज को बदलने के लिए आया है, संविधान समाज को बदलने के लिए आया है। अब जरा देखो दोस्तों, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यानी आईपीसी का मतलब क्या है? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो अब भारतीय दंड संहिता में ये लिखा गया है, पहले लिखा था, अभी यह बात लागू नहीं है कि समलैंगिक संबंध को अपराध उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक कर दिया। तो आप कहोगे सर यही संवैधानिक नैतिकता है? तो नहीं, संवैधानिक नैतिकता का इससे भी बड़ा शब्द है। संवैधानिक नैतिकता में बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। पहला, ये समाज की नैतिकता से अलग है। उसके अलावा संवैधानिक नैतिकता में बाकी सारी चीज़ें क्या शामिल होंगी? ये सही मायने में संविधान के मूल्य, प्रस्तावना के मूल्य और आदर्श, ये संवैधानिक नैतिकता में शामिल होंगे। और प्रस्तावना के मूल्य आदर्श क्या हैं? न्याय, समानता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये प्रस्तावना के मूल्य और आदर्श हैं दोस्तों। कई बार आप देखेंगे समाज के मूल्य और आदर्श ऐसे हों जरूरी नहीं है, हमारे परिवार के मूल्य और आदर्श ऐसे हों जरूरी नहीं है। परिवार में तो आप देखो दोस्तों, ताऊ बोलने ही नहीं देता, बड़ा भाई बोलने नहीं देता, कई बार क्लास में टीचर भी बोलने नहीं देता। तो इसलिए पहली बात है कि संवैधानिक नैतिकता में समाज के संविधान के मूल्य हैं, आदर्श हैं, न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे आदर्श है। पहला पार्ट ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी का, संवैधानिक नैतिकता का पहला पार्ट ये है। दूसरा पार्ट अब देखोगे और क्या संवैधानिक नैतिकता में शामिल है। तो संवैधानिक नैतिकता में केवल यही नहीं है, बल्कि संविधान के हर प्रावधान में संविधान की भावना है, संविधान की अंतरात्मा है। अब यही संविधान की भावना, और आपको याद होगा संविधान की भावना और अंतरात्मा को ढूंढा था केशवानंद भारतीवाद ने। इसलिए केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि संविधान की व्याख्या में केवल शब्दों पर ध्यान न दिया जाए,
भावना पर ध्यान दिया जाए। इसका मतलब संविधान के हर प्रावधान में जो इसेंस है वो संवैधानिक नैतिकता है। तो संवैधानिक नैतिकता के बड़े मतलब हो गए। इसका सीधा सा मतलब है, अगर राज्यपाल अपने पद पर है तो उस पद का दुरुपयोग न करे। अगर वो उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, संवैधानिक नैतिकता खिलाफ है। स्पीकर अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, संविधान की भावना खिलाफ है। अब दोस्तों, हमने विभिन्न पदाधिकारियों क्यों अपॉइंट किया है? इसलिए नहीं कि वो केवल वेतन भत्ता लें, इसलिए नहीं कि बड़े पद पर जाएं, इसलिए कि वो समाज के सार्थक बदलाव में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करें और संविधान के मूल्यों को हृदय और अंतरात्मा से स्वीकार करें। इससे दोस्तों, जब हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी संवैधानिक पद पर जाता है तो बाकायदा संविधान की शपथ लेता है। यानी ये समझ लो, अगर हमने कसम खाई, हमने वादे किए, और संविधान की कसम वादे खाकर हम स्वाभाविक रूप में हम उसके अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए अपेक्षा की जाती है कि हम संविधान की इस भावना को याद रखें, और संविधान की यही भावना संविधान के अंतरात्मा है, तो ये सब पे लागू होती है और यही संविधान की नैतिकता है। तो स्वाभाविक रूप में राष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है कि वो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, राज्यपाल अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें, और स्वाभाविक तौर पर स्पीकर भी अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें। तो कहीं भी हमने प्रावधान का दुरुपयोग न किया जाए, क्योंकि अब देखोगे क्षमादान के मामले में राजनीतिक आधार पर प्रावधान का दुरुपयोग कर दिया गया, अध्यादेश के मामले में राजनीतिक आधार पर प्रावधान का दुरुपयोग कर दिया गया। इसलिए संवैधानिक नैतिकता संविधान के हर भाग में है, केवल प्रस्तावना में ही नहीं है। संवैधानिक नैतिकता संकीर्ण रूप में देखा मूल्य और आदर्श के रूप में। अच्छा, मूल्य और आदर्श क्या है? देखो दोस्तों, जीवन में दो चीजें होती हैं, एक वस्तु है और एक विचार है। देखो, एक तो हमारा शरीर दिख रहा है, ये क्या है? ढांचा है, कंकाल है। हमारे जीवन का मतलब केवल शरीर नहीं है। और कोई आपसे पूछे, कई बार लोग पूछते हैं अपना परिचय बताओ, तो हमने कहा कि भाई इतने 206 हड्डियों से बना हुआ शरीर है। ये हमारा परिचय नहीं दोस्तों। हमारे आदर्श क्या है, हमारे दर्शन क्या है, हमारी फिलॉसफी क्या है, ये हमारा परिचय है। और हर व्यक्ति के आदर्श, दर्शन, फिलॉसफी अलग अलग है। जो मूल्य है वो दिखते नहीं। मूल्य है वो आचरण से भले दिख जाए। मतलब मूल्य आप देख नहीं सकते कि अच्छा स्वतंत्रता यहाँ जा रही है, मारकर आप देख सकते हैं। व्यक्ति की शरीर की लंबाई चौड़ाई नाप सकते हैं, स्वतंत्रता को नाप थोड़ी सकते हैं, क्योंकि मूल्य है, आदर्श है, नैतिकता है। इसलिए हमारे यहाँ संवैधानिक नैतिकता का विचार उच्चतम न्यायालय ने दिया, और आजकल तो हर मुद्दे पे संवैधानिक नैतिकता की बात आती है। तो इसका मतलब फिर आप सवाल पूछेंगे कि संविधान क्या है, वैधानिक दस्तावेज या नैतिक? तो दोनों। क्योंकि दोस्तों, ये भाग हकीकत की बात है। अगर हमारे जीवन में नैतिकता न हो, आदर्श न हो, तो हमारा जीवन पशु जैसा हो जाएगा। क्योंकि सवाल ये है, क्या रोटी कपड़ा मकान खाकर ही जीवन बिता देना यही जीवन का सार्थकता है? उत्तर है नहीं। तो जीवन की सार्थकता किस बात में है कि हम गरिमा में जीवन जिए, आज़ादी का प्रयोग करें, सामाजिक न्याय को स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखें। तो ये खास बात है, ये अपने आप में खास बात है। अब आप जरा देखो, अब आप कहोगे दूसरी बात क्या है सर? तो अब देखो, प्रस्तावना का फिर दूसरा पक्ष लें। एक तो प्रस्तावना से संवैधानिक नैतिकता निकली, अब प्रस्तावना से दूसरा मामला है तो प्रकृति। हमने देखा प्रकृति से संवैधानिक नैतिकता आ गई। अब प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है या नहीं? संशोधन मतलब बदलाव। संशोधन सिंपल सा बदलाव, संशोधन परिवर्तन। जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। अब प्रस्तावना संविधान अगर लिखा हुआ दस्तावेज है तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, बदलाव आएगा। अब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है नहीं, ये पहला मामला आया बेरूबारी वाद में, और ये 1960 का वाद था उच्चतम न्यायालय का। बेरूबारी केस, अमेंडमेंट आया 1960 में बेरूबारी केस में। बेरूबारी केस का मतलब है, देखो बेरूबारी जगह का नाम है, बेरूबारी जगह का नाम है, और ये जगह आज की डेट में बांग्लादेश में पड़ती है, और पहले पाकिस्तान में था कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर बना। तो अब देखो, इस गांव को, बेरूबारी जगह का नाम है, गांव का नाम है, तो ये थोड़ी जगह थी, हमने बांग्लादेश को या पहले के पाकिस्तान को दे दिया। कारण ये था कि अब पाकिस्तान के दो भूभाग के बीच में भारत का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। तो अब दो भूभाग माने जाने के लिए भारत का टुकड़ा जरूरी था, नहीं तो बड़े घूम के आ जाना पड़ता था। तो भारत ने दोस्ती के नाते कहा, भाई ये हम भूमि पाकिस्तान को दे देंगे। 1960 की बात है। अब जब ये हुआ कि भूमि पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, तो आपको अगर याद हो
तो इसमें मामला था, अब भूमि जब पाकिस्तान को देने की बात आई तो लोग उच्चतम न्यायालय पहुँच गए और उन्होंने कहा देखो भाई, हमने तो भूमि पाकिस्तान को दे रहे हैं, कैसे दे सकते हैं। और उच्चतम न्यायालय ने पूछा मसला क्या है, तो लोगों ने कहा अरे भाई, हमारे संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से, और अगर संविधान संशोधन कर रहे हैं आप और अपनी ज़मीन किसी को दे रहे हैं तो हम भारत के लोगों से जनमत संग्रह कराइए, पहले पूछिए तो कि भारत के लोग सहमत है कि नहीं है। अब संसद जब चाहे तो संसद कैसे संविधान संशोधन करके ये बेरुबारी ज़मीन दे देगी। और बात ये भी तय थी कि अगर मान लीजिए एक राज्य पश्चिम बंगाल कोई ज़मीन देना चाहता है बिहार को, झारखंड को, तब अनुच्छेद 3 अप्लाई होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, हमने पहले बता रखा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 का मतलब है कि अगर एक राज्य दूसरे को कोई भूभाग सौंप रहा है तो आर्टिकल 3 लागू होगा। लेकिन अगर भारतीय सरकार किसी ज़मीन को किसी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में किसी दूसरे राज्य को सौंप रही है, संप्रभु राज्य को सौंप रही है जो भारत का हिस्सा नहीं है, तब संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा। लेकिन सवाल यह है कि संविधान संशोधन होगा या लोगों से पूछा जाएगा, यही मसला फंसा। क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत हुई है हम भारत के लोग, सवाल है भाई जब हम ही संप्रभु हैं, हम ही मालिक हैं, तो हमसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि हर बार संविधान संशोधन में आम जनता से पूछा जाए, आम जनता की राय ली जाए, जिसे कहते हैं जनमत संग्रह, और आम जनता जिस बात पर कहे वही बात हमें करना चाहिए। अब मामला उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई देखो, प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं है, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात ही मत करो। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हर संविधान संशोधन पर लोगों से पूछना ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों ने ही चयन किया है संसद का, लोगों की निर्वाचित संस्था है संसद, और हम यहाँ संसद को काम करने की इजाज़त देंगे। यहाँ संसद के पास काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं नहीं भाई हर बात में लोगों से पूछा जाए, फिर तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अधिकार अनुच्छेद 368 में संविधान निर्माताओं ने संसद को दे रखा है। तो यहाँ से मामला खत्म हुआ। यदि बेरुबारी केस ने कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। और दूसरी बात है, अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्यों नहीं है, तो उन्होंने कह दिया अरे भाई ये तो आदर्श है, इसमें तो नैतिकता की बात है, और संविधान में तो विधान की बात आती है, संविधान में तो विधि की बात आती है। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 1 की शुरुआत, संविधान का मतलब जहाँ आर्टिकल हो, जहाँ अनुसूची हो, जहाँ भाग हो। अब प्रस्तावना में तो ना कोई आर्टिकल है ना कोई अनुसूची है, प्रस्तावना तो बस केवल एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, यानी संविधान का श्री गणेशाय नमः है। तो अब ये अगर एक तरीके से शुरुआत है, तब इसको संविधान का भाग न माना जाए, और संविधान का भाग है ही नहीं है तो सरकार को जनमत संग्रह कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मामला सेटल हो गया। लेकिन फिर यही सवाल उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप जानते हो उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकती है। फिर ये सवाल उत्पन्न हुआ 1973 में। अब ये 1973 में जो अपने आप में उत्पन्न हुआ ये विवाद, संयोग की बात है फिर यही विवाद आया 1960 में, बार हल हो गया। बेरुबारी केस में कह दिया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर से मामला उत्पन्न हुआ। अब फिर से मामला आया और ये कहा गया कि भाई देखो 1973 में केशवानंद भारतीवाद, और अगर आपको याद होगा तो केशवानंद भारतीवाद हमने आपको पहले बताया था, और केशवानंद भारतीवाद ने खास बात कही, केशवानंद एक मठ के पुजारी थे, केरला में मठ था उसी के पुजारी थे। अब उनकी ज़मीन सरकार ने ले ली, अब उनकी ज़मीन सरकार के लिए इसी बहाने उच्चतम न्यायालय पहुंच गए वो। और आपको याद होगा फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने इसका उल्लेख किया होगा, न्यायालय में भी उल्लेख किया होगा। तो केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। मामला उच्चतम न्यायालय का ये था कि क्या संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, और क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जितने चाहे उतने भाग का संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि नहीं, संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान संशोधन कर सकती है।
उसमें प्रस्तावना का संशोधन भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने कह दिया संसद किसी भी संशोधन को कर सकती है, अनुच्छेद 365-68 का प्रयोग करके वो कोई भी संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना का भी संशोधन है, बशर्ते आधारभूत ढांचे का नहीं। तो संसद आधारभूत ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती। अब आप जानते हो कि आधारभूत ढांचा हमने पहले भी आपको बता रखा है। आधारभूत ढांचे का मतलब संविधान की आत्मा कह लो, संविधान की भावना कह लो, संविधान का मर्म कह लो, यही आधारभूत ढांचा है। अब संविधान की भावना, मर्म, अगर ये आधारभूत ढांचा है तो सवाल ये उत्पन्न होता है, अगर ये आधारभूत ढांचा है तब फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि यार आधारभूत ढांचा है क्या। तो संयोग की बात आप देखोगे, जो उच्चतम न्यायालय 1973 से आधारभूत ढांचे का भाग परिभाषित किया है उसमें ज़्यादातर भाग प्रस्तावना में शामिल है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यानी प्रस्तावना में जैसे कि देखोगे क्या क्या भाग आधारभूत ढांचे और प्रस्तावना दोनों में है। शासन का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप ये प्रस्तावना में है, आधारभूत ढांचे का भी भाग है। शासन का लोकतांत्रिक गणतांत्रिक स्वरूप, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की अखंडता ये आधारभूत ढांचे में शामिल है। पंथ निरपेक्षता ये आधारभूत ढांचे में शामिल है। और आप जानते हो दोस्तों, यानी मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का संबंध यानी पूरकता ये भी आधारभूत ढांचे में शामिल है। इसका मतलब है अगर पंथ निरपेक्षता है तो स्वतंत्रता हमारे संविधान का एक बहुत बेसिक मूल्य है। तो स्वतंत्रता को तो हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है तो स्वतंत्रता और समानता न्याय ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है जिससे स्वाभाविक तौर पर हम खत्म नहीं कर सकते। इसलिए लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और कुल मिला के न्यायपूर्ण समाज जो प्रस्तावना में लिखा है उसी न्याय में स्वतंत्रता भी है, समानता भी है। तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना में ज़्यादातर बातें आधारभूत ढांचे के साथ है। इसका मतलब है केशवन भारतीवाद ने कहा कि संविधान का संशोधन करिए, आधारभूत ढांचे का भाग नहीं। इसका मतलब प्रस्तावना की वो पार्ट जो आधारभूत ढांचे में शामिल है उनका संशोधन नहीं हो सकता। और केशवन भारतीवाद ने कहा इतना ही नहीं है, इसका मतलब है आप प्रस्तावना में संशोधन करके कुछ जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात, प्रस्तावना संशोधन कर कुछ निकाल सकते हैं। जोड़ सकती है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो नहीं निकाल सकते प्रस्तावना से जो आधारभूत ढांचे का भाग है। किसी आधारभूत ढांचे के भाग को प्रस्तावना से निकाल नहीं सकते, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में कह दिया। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में कहा। इसलिए आप देखेंगे कि केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो पहले के निर्णय को पलट दिया। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और आप देखोगे क्यों प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्योंकि आप प्रस्तावना के बिना आप संविधान की व्याख्या नहीं कर पाओगे। प्रस्तावना के बिना आप संविधान की व्याख्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा भाई, जब संविधान में तो अनुच्छेद 356 की व्याख्या हो रही थी, अगर आपको याद होगा बोमई केस, SR बोमई केस, मानेका गांधी केस, जो हमने अभी तक आपको बता रखा है पहले के अध्यायों में। तो जो चीज़ हमने पहले बता रखी है, आपने देखा होगा कि जब उच्चतम न्यायालय ने मानेका गांधी केस में कहा कि जीवन का अधिकार में गरिमा में जीवन का अधिकार है, तो सवाल है गरिमा संविधान में लिखी कहाँ थी? प्रस्तावना में। इसलिए आप याद रखिए, उच्चतम न्यायालय ने कहा अगर इस संविधान का भाग है तो संविधान की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग होगा। संविधान के अर्थ को समझने के लिए, संविधान की व्याख्या के लिए, संविधान के अर्थ को समझने के लिए, यानी आप ये मान लीजिए कि प्रस्तावना अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्तावना का आधार लिया जाएगा, तो संविधान की व्याख्या के लिए, संविधान के अर्थ को समझने के लिए प्रीएम्बल को बेस माना जाएगा। कैसे? ये बात आप बार बार देखते हो, जब उच्चतम न्यायालय ने मानेका गांधी केस में कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब है गरिमा में जीवन का अधिकार, तो स्वाभाविक रूप में गरिमा में जीवन का अधिकार, ये गरिमा शब्द का प्रयोग फंडामेंटल राइट्स में कहीं नहीं है, प्रस्तावना में है।
इसका मतलब अनुच्छेद 21 की व्याख्या भी प्रस्तावना के हिसाब से की जाएगी। जब बोमई केस में एसआर बोमई केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संघीय ढांचा संविधान का आधारभूत ढांचा है, तो आखिर में संघीय ढांचा में ये भी कह दिया कि पंथ निरपेक्षता ये भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो पंथ निरपेक्षता उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना में। यही तो एग्जाम्पल है। अब आप देखो दोस्तों, फिर नाज फाउंडेशनवाद में कहा संवैधानिक नैतिकता की अब का महत्व है, तो संवैधानिक नैतिकता कहाँ है? प्रस्तावना में। संवैधानिक नैतिकता की बात है प्रस्तावना में। इसलिए आज की डेट में, और आप देखोगे मिनर्वा मिल्स केस में जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, ये बात कहाँ दिखती है? प्रस्तावना में। पुट्टा स्वामी केस में यही सरकार ने कहा था हम कल्याणकारी कार्य लगा रहे हैं। अब कल्याणकारी कार्य करने के नाम पर आज़ादी थोड़ा सीमित कर देंगे, आज़ादी सीमित कर देंगे। अब अगर आज़ादी सीमित कर देंगे तो लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच गए, उन्होंने कहा भाई आज़ादी सीमित क्यों करोगे? उच्चतम न्यायालय ने कहा अरे भाई आज़ादी और सामाजिक न्याय एक साथ चल सकता है। सामाजिक न्याय पे आज़ादी खत्म मत करिए, क्योंकि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? न्याय, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, उसके बाद फिर इक्वलिटी। इन दोनों चीज़ें पूरक है। आज़ादी खत्म करके अगर आप समानता लाओगे फिर तुम चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे हो जाएंगे। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बात कह दी कि आधारभूत ढांचे का भाग कहीं न कहीं प्रस्तावना से मिलता है, और प्रस्तावना हमारे संविधान को समझने की चाबी है। बिना इस चाबी के बिना घर नहीं खुलता है, तो संविधान हमारा घर है, और संविधान के घर नामक चाबी जब भी खोलनी है तो प्रस्तावना शुरू होती है बात। इसलिए भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसे जितने भी निर्णय आप देख लीजिए, चाहे बोमई केस हो, चाहे पुट्टा स्वामी केस हो, उन सबकी व्याख्या में प्रस्तावना का सहारा लिया गया। इसलिए प्रस्तावना के उन भागों को नहीं हटाया जा सकता जो आधारभूत ढांचे के भाग हैं। लेकिन एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। अरे संशोधन में चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं। संशोधन में संविधान से चीज़ों को निकालना ही जरूरी नहीं है। संविधान में कोई चीज़ लिखी भी जा सकती है, ऐड किया जा सकता है। और आप पूछोगे कि सर जो आधारभूत ढांचे के भाग नहीं है, जैसे समाजवाद, उनको निकाला जा सकता है? तो हाँ, कल के लिए संसद चाहे तो उनको निकाल सकती है, क्योंकि जो भाग आधारभूत ढांचे के भाग नहीं है उन्हें तो आप हटा सकते हैं। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आधारभूत ढांचे की परिभाषा भी तो निश्चित नहीं है। उच्चतम न्यायालय हो सकता है आने वाले समय में किसी और को भी आधारभूत ढांचा घोषित कर दे, उसको भी मानना पड़ेगा इसीलिए। लेकिन जो अगली बात है कि जो बेरूबारी केस ने कहा था कि भाई कोई काम करने के लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होगी, तो क्या केशवन भारतीवाद ने उसको स्वीकार किया है? स्वीकार किया। भाई बेरूबारी केस ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केशवन भारतीवाद ने कहा है। बेरूबारीवाद ने कहा था कि प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा गया है उससे शक्ति नहीं निकलती। अरे भाई, संविधान ने संसद को शक्ति दी है, तो संसदीय विधि से संविधान सारा काम होगा। संविधान संशोधन संसद कर सकती है, जन्म संग्रह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे केशवन भारतीवाद ने वही रिपीट कर दिया। केशवन भारतीवाद ने भी कहा कि भारत में हर काम के लिए जन्म संग्रह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसद को शक्ति है। तो ये हमारे यहाँ विधि का निर्माण संसद करेगी, संविधान संशोधन संसद करेगी। आम जनता से बार बार पूछना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। हाँ, ये दिखाता कि हम लोगों ने संविधान बनाया, लेकिन ये सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है कि बार बार आपको कहा जाए कि भाई जन्म संग्रह करो, क्योंकि 5 साल में चुनाव होगा और जिसे आप चुनाव में चाहते हैं उसका चयन कर दीजिए और वो उसको अधिकार दे दीजिए कि वो विधि और संविधान का निर्माण करता रहे। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, यही मामला फिर से LIC वाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर दोहरा दिया। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC जीवन बीमा निगम वाद में उच्चतम न्यायालय ने फिर दोहरा दिया कि स्वाभाविक रूप में प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जरा देखो, ये संविधान का भाग हो गया, प्रस्तावना कितनी बातें आ गई। तो प्रस्तावना का हमने क्या समझा अभी तक कि उससे उसका प्रकृति, फिर उसका संशोधन हो सकता है नहीं, फिर हम देखा संविधान की नैतिकता, फिर हम देखा प्रस्तावना का महत्व, क्योंकि संविधान के भाग में प्रस्तावना का महत्व भी तो है।
और अगर अलग से आपसे पूछा जाए प्रस्तावना का महत्व, तो दोस्तों बहुत बड़ा इसका महत्व आ जाता है, क्योंकि प्रस्तावना का महत्व अगर हम देखें, एक एक पॉइंट को हम समराइज करें, प्रस्तावना के महत्व में हम एक एक पॉइंट को समराइज करें, तो प्रस्तावना भाई संविधान की नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, ये भी प्रस्तावना का महत्व है। संविधान के आदर्श और मूल्य, ये भी प्रस्तावना का महत्व है। क्योंकि दोस्तों बिना मूल्य के, बिना फिलॉसफी कोई जीवन थोड़ी होता है। इसलिए आप याद रखिए, जब तक हमारे सामने आदर्श नहीं होता, तो मैं किसी के कमरे में गया तो उन्होंने किसी की फ़ोटो लगा रखी थी, उसमें लगा था स्ट्रेंथ इज पावर, ये फिलॉसफी है। कई बार बच्चे अपने व्हाट्सएप पे फिलॉसफी लगा कर रखते हैं। इसका मतलब कई बच्चे इतने मस्त होते हैं कि नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो टेंशन, ये भी फिलॉसफी है। कई लोगों की फिलॉसफी क्या है, लाइफ इज़ लाइक अ वॉर। प्रोफेसर वायरस की फिलॉसफी यही थी, जीवन संघर्ष है, इस संघर्ष में जो पिछड़ गया वो खत्म हो गया। तो जीवन की फिलॉसफी अलग अलग है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने तो प्रस्तावना में आदर्श मूल्य रखे। और फिर इसका महत्व क्या है, जब भी हमें संविधान का अर्थ कोई अटकेगा, संविधान की स्पष्टता हमें चाहिए, हमें ये पता चलना चाहिए कि संविधान निर्माताओं की भावना क्या थी, तो प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए भी होगा। इसलिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी बन गई। और इतना ही नहीं, प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली भी है। महत्व क्या है, ये हॉरोस्कोप है, क्योंकि प्रस्तावना में सारांश में पूरे संविधान का दर्शन लिख दिया गया है। अब जन्म कुंडली क्यों है, प्रस्तावना की एक ही शब्द को आप जोड़ते जाइए, पूरा संविधान खुल जाएगा। कैसे, प्रस्तावना के एक एक शब्द को देखिए। जब कहते हैं प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है, जब प्रस्तावना में कहते हैं लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन है, इसी के हिसाब से क्या जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, हमारे यहाँ संसद का निर्वाचन होता है, विधानसभाओं का निर्वाचन होता है। अपने आप राष्ट्रपति, संसद, विधानसभाएं, मंत्रिपरिषद, ये सब प्रस्तावना से निकल आती है। जब हम कहते हैं कि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, तो न्याय में क्या आ जाएगा, निदेशक तत्व आ जाएगा। जब कहते हैं कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता होगी, उस स्वतंत्रता में क्या है, मूल अधिकार आ जाएगा। तो अब देखो पूरी प्रस्तावना दोस्तों, पूरी यानी प्रस्तावना के एक शब्द को खोलते चले जाओ, पूरा संविधान खुल जाएगा। यही तो है प्रस्तावना, क्या है, संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान को समझने का सबसे बड़ा टूल है। प्रस्तावना संविधान को समझने का सबसे बड़ा टूल है। और इतना ही नहीं, अब देखोगे आगे, अगर आप प्रस्तावना को समझना है तो राष्ट्र की एकता अखंडता, इसलिए हमारे यहाँ आपातकाल लाया गया है, आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया है, संविधान के हर भाग पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र ऐसा रहेगा तभी तो स्वाभाविक रूप में हम आज़ादी पाएंगे। इससे दोस्तों हमारा संविधान नया नया बना था, और संविधान सभा में बैठे लोग बड़े रोमांटिक हो गए थे। वो कहा करते थे कि आज़ाद भारत में बिल्कुल दूध की नदियाँ बह जाएंगी, झील यानी दही की झील बन जाएंगे। लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि जब तक राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा नहीं होगी, संप्रभुता की रक्षा नहीं होगी, हम ऐसी प्रभाव या ऐसे प्रावधान हम लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए प्रस्तावना में संविधान के जो भी आप कह लो, यही है प्रस्तावना। तो संविधान का भाग भी है, संविधान में दर्शन भी है, फिलॉसफी भी है, उसकी जन्म कुंडली भी है, परिचय भी है। तो और अब आप देखोगे प्रस्तावना की तरह व्यवहारिक मूल्यांकन देख ले। ये तो प्रस्तावना का है, प्रस्तावना की तरह व्यवहारिक मूल्यांकन देख ले। प्रस्तावना एवं व्यवहारिक राजनीति, तब इसी के साथ प्रस्तावना फिर समाप्त हो जाएगा। जरा सिद्धांत के साथ प्रैक्टिस करके भी देखें, प्रस्तावना की प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्रस्तावना को व्यवहार में कैसे लगाया जाए, प्रस्तावना की प्रैक्टिस कैसे की जाए, प्रस्तावना को व्यवहार में कैसे लाया जाए। तो अब देखोगे कैसे इसको व्यवहार में लाया जाएगा। पहला अगर आप देखो, अब सवाल है प्रस्तावना में क्या लिख रहा है, हम भारत के लोग और लोकतांत्रिक गणतांत्रिक। तो देखो इसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी दोस्तों। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक में सकारात्मक पक्ष यह है कि हमने 17 लोकसभा चुनाव कराए, ये तो बड़ी सफल बात है। हमने 17 लोकसभा चुनाव करा लिया,
ये लोकतंत्र में अच्छी बात है। हमारे यहाँ अनेक दल चुनाव में भागीदारी करते हैं। भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, ये बात तो प्रस्तावना से दिखती है। ये हमारी उपलब्धियां हैं। अगर अब देखो प्रस्तावना को हम व्यवहार जोड़ के देखें, और आईएएस में क्या होता है, ज़्यादातर सवाल व्यवहार से जुड़ के आते हैं। यानी वो सब बातें कि बेरुबारी केस, केशवान भारती केस, वो पूछेगा, इसके बजाय वो पूछेगा भाई ये बताओ कि जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक लिखा गया है क्या ऐसा दिख रहा है क्या? तो एक पक्ष तो दिख रहा है दोस्तों। तो भारत में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो सकती हैं, ये बड़ा अपने आप एग्जाम्पल है। अगर भारत में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो सकती है तो अपने आप में ये तो बड़ा एग्जाम्पल है। कोई आम आदमी कहीं हो सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन दूसरा भी पक्ष है। अब लोकतांत्रिक गणतांत्रिक में कहाँ समस्या आ रही है दोस्तों? तो सवाल है, भारत में भी गरीबी बनी हुई है, भारत में भी निरक्षरता कायम है। इसलिए आप मानव विकास सूचकांक को देखोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक को देखोगे तो दोस्तों फिर तो पता चला कि भारत का स्थान 135 में आ रहा है। मानव विकास सूचकांक में हम 100 के नीचे आ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो आलोचक कहते हैं कि भाई ये बताओ लोकतांत्रिक गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोक ज़्यादा बता रहे हो, तंत्र ज़्यादा हमारा सफल हुआ, क्योंकि चुनाव कराना तंत्र है, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका को बना लेना तंत्र है। लोगों की बात क्या है? जहाँ पर मानव विकास सूचकांक हो जाए। और यही नहीं, आप देखोगे दोस्तों जिस तरीके से हमारे यहाँ सांसद विधायक अपराधी हो गए, यही तो तंत्र में समस्या है। जो सांसद विधायक अपराधी हो गए ये प्रॉब्लम है। हमारे लोकतंत्र में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो लोकतंत्र के दोनों पक्ष हैं। अगर प्रस्तावना को हम देखें और ये देखें कि 75 सालों में भारतीय लोकतंत्र कितना सफल हुआ, तो ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ निष्पक्ष निर्वाचन हुआ, इलेक्शन कमीशन है, कोई आम व्यक्ति भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। ये एग्जाम्पल बार बार देखे गए, ये लोकतंत्र की सफलता है। यानी इतने बड़े देश में चुनाव करा देना ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य मान लीजिए उसको आप। लेकिन दोस्तों ये भी तो है कि क्या हम मानव विकास सूचकांक में पीछे क्यों हैं? निरक्षरता है, गरीबी, ये सभी तो हटना चाहिए, तभी तो लोक आगे बढ़ेगा। तो ये चैलेंज है। और दूसरी बात आप देखोगे प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? पंथ निरपेक्षता। और हकीकत की बात है भारत में देखो पंथ निरपेक्षता का मतलब ठीक है कि सभी को उपासना की आज़ादी है, सभी को स्वतंत्रता है। लेकिन ये भी तो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर पंथ निरपेक्षता है तो व्यवहारिक में रूप में आप देखोगे सारे राजनीतिक दल धर्म का प्रयोग करते हैं चुनाव में। तो व्यवहारिक रूप में सांप्रदायिकता आगे बढ़ती है। व्यवहारिक रूप में अभी आप देखोगे कि धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। व्यवहारिक रूप में थोड़ी सांप्रदायिकता हमारे यहाँ बढ़ रही है। अभी आप देखोगे रामनवमी के त्यौहार पर हिंसा होना, यानी किसी भी धार्मिक जुलूस में हिंसा हो जाना। और ये सब आम आदमी की बात नहीं है, सब राजनेता कहीं ना कहीं कराते हैं। तो संविधान हमारा पंथ निरपेक्ष आदर्शों को लेकर बढ़ रहा है कि व्यक्ति तार्किक होगा, व्यक्ति लॉजिकल होगा, पढ़ेगा लिखेगा। व्यवहार में भी समस्या है, व्यवहार में समस्या आ रही। फिर आप देखोगे हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है समाजवाद। लेकिन दोस्तों 1991 के बाद हमने आर्थिक नीति कैसी अपना रखी है? उदारीकरण। हमने आर्थिक नीति कैसी अपना रखी है? उदारीकरण की। ये भी चैलेंज है। जबकि प्रस्तावना में संविधान भाई समाजवाद है। अब दोस्तों समाजवाद का तो मतलब ये होता है कि जहाँ पे समानता हो, जहाँ पे गरीबी ना हो, जहाँ पे स्वाभाविक रूप में जहाँ पे गरीबी ना हो, जहाँ पे समानता हो, वो तो समाजवाद है। और अब देखोगे कि शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बीच में गरीबी बढ़ रही है, गांव शहर के बीच में। और पता चला कि अब राज्य के द्वारा उद्योग नहीं चलाए जा रहे हैं, उद्योग तो सारी निजी कंपनियां चला रही हैं। कई आलोचक मानते हैं भाई ये तो प्रस्तावना के खिलाफ काम हो रहा है। जब आप कहते हो प्रस्तावना ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, भी हमने मान लिया। प्रस्तावना से संविधान की व्याख्या होती है, भी हमने मान लिया। प्रस्तावना मूल्य और आदर्श है, भी हमने मान लिया। दोस्तों सिद्धांत तो व्यवहार में तो गए पा रहा है, क्योंकि सिद्धांत में लिखा है सत्य में हो जाते। किसी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, सिद्धांत में लिखा है सत्य की आखिरी विजय होती है।
धर्मो रक्षति रक्षत, यानी जिसकी धर्म रक्षा करे वो अपने आप में विजयी होता है। लेकिन हकीकत की बात है कि भारत में दोस्तों अपराधीकरण बढ़ रहा है। अभी अब देखोगे सारे अपराधी संसद में पहुंच जा रहे हैं, विधायिका में पहुंच जा रहे हैं, चुनाव कराना बड़ा महंगा हो गया है। अब ये बात तो ठीक है, लोकतंत्र देखने से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई आम आदमी चुनाव भागीदारी करे तब उसे लगता है कि भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। इसलिए दोस्तों तमाम व्यवहारिक समस्याएं हैं, इतना आसान नहीं है हमारे यहाँ। फिर भी आप कहोगे सर अंतिम मूल्यांकन कैसे करें? प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र का अंतिम मूल्यांकन क्या करें दोस्तों? देखो यहाँ पे दो विरोधी विचार है। एक तो विचार ये कहता है कि भाई आज़ादी के बाद भारत में सब कुछ आ गया, भारत एक महाशक्ति बन गया, अब हम बिल्कुल अच्छे रास्ते पर हैं। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण कहता है हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, 75 साल में कोई काम नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हो पाया। दोस्तों दोनों अप्रोच गलत है। देखो ये मान के चलोगे, जिस समय हम आज़ाद थे और जो आज हमारी कंडीशन है और जिस लोकतांत्रिक ढांचे में आगे बढ़ रहे हैं उसमें उपलब्धियां निर्णायक है, क्योंकि हमने शायद उस भारत को नहीं देखा था जो कि आज़ादी के बाद का भारत था, जहाँ पर एक सुई भी नहीं बन पाती थी। और आज हम उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए प्रस्तावना में अगर ये शब्द लिखे गए हैं तो ऐसा ना हो कि प्रस्तावना के भाई हमने पहले भी निष्क्रिय तत्व बता रखा है, अरे ठीक है आज भी तो सरकार समानता के लिए काम कर रही है। और देखो इस देश में हर समस्याएं होती हैं, हम परफेक्ट कहीं जगह नहीं। अमेरिका में हिंसा हो जाती है, जहाँ डेमोक्रेसी होगी, पॉलिटिक्स होगी, वहाँ सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारी उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद खामियाँ भी हैं जो लगातार हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और खामियाँ क्या हैं? आप देखोगे हमारे यहाँ सत्ता परिवार के हाथों में आ गई है। राजनीतिक दल में एक ही व्यक्ति का प्रभाव हो जाता है, कहीं कहीं परिवार का प्रभाव हो जाता है। ये लोकतंत्र की खामियाँ हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि युवा होने के नाते आपको निष्कर्ष नकारात्मक नहीं लिखना चाहिए। इसे कहा भी जाता है कि भारतीय दलीय प्रणाली में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ देखो व्यक्ति ही ऐसा चलता है कि नया सामंतवाद आ गया है। पहले सामंतवाद था जो पैदाइशी लोग शासन करते थे, आज भी पैदाइशी लोग दलों के मालिक हैं, भाई वही के दल हैं, वही सरकार बनाते हैं। इतनी खामियों के बावजूद दोस्तों 75 साल में लोकतंत्र चला लेना ये बहुत बड़ी बात है। आप बगल में पाकिस्तान देखो, किसी विकासशील देश में इतना महत्वपूर्ण लोकतंत्र का संचालन नहीं हुआ। आप बांग्लादेश देख लो बगल में, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो, हर जगह मारामारी मची हुई है। लेकिन इतने अस्थायित्व में अगर लोकतांत्रिक ढांचे के साथ हम इतनी आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं तो क्रेडिट संविधान का ही है। और हर दोस्तों समय के साथ रास्ते बदलने पड़ते हैं। और सरकार ने जब उदारीकरण किया, आपको याद होगा निदेशक तत्व ने बताया था, उदारीकरण से हमने रास्ता बदला है, साध्य नहीं बदला। उदारीकरण से हमने क्या किया है? हमने मार्ग बदला है। हमने कहा भाई अब बाजार के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे, बाजार के द्वारा प्रतिस्पर्धा लाएंगे। अब अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा को ठीक करके ही तो देश में लोगों को वितरण करेंगे। इसलिए ये कहना कि भारत में लोकतंत्र गणतंत्र नहीं है, ये बात पूरी तौर पे सही नहीं है। ये कहना कि भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बात पूरी तौर पे सही नहीं है। इसी हकीकत की बात है, हमने बेहतर उपलब्धि की है लेकिन चुनौतियाँ शेष हैं, चुनौतियाँ बाकी हैं। यही है प्रस्तावना, यही है प्रस्तावना। अब सवाल है कि अब कोई बच्चे सवाल पूछो, अब प्रस्तावना के माध्यम से अब आपको टॉपिक क्या पढ़ना है, क्योंकि लगभग हमने संविधान के सभी टॉपिक खत्म कर दिए हैं। और अब देखो अब हम तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे पता चला कि मुझसे सवाल पूछने की वजह आपस में ही आज़ादी कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसी आपस में आज़ादी का प्रयोग मत करो। एक बार जो भी पहले क्लास में पहले तो देखो, क्लास में जब हम ये कहें पूछो, आप याद रखो क्लास में हमेशा मैसेज नहीं करना चाहिए। क्लास में हम कहें पूछो तब पूछो, पता चला कुछ बच्चे तो क्लास करने के बजाय आपस में ही मैसेज का लेन देन कर रहे हैं। उनको माध्यम बना के भाई ये भी एक अच्छा चैटिंग का तरीका है। तो देखो पहले अच्छे सुन लेना चाहिए, खूब अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, तब फिर प्रश्न पूछना शुरू करो। अब किसी ने पूछा है कि अच्छा जो नोट्स आपको नहीं मिले होंगे चिंता मत करना, नोट्स आपको जल्दी जल्दी सारे मिल जाएंगे। नोट्स में थोड़ा सा पॉलिटी में अपडेट होता है, पॉलिटी एयर में क्या होता है थोड़ा अपडेट की समस्या होती है, तो 2-4 दिन में सारे नोट्स आपको मिल, नोट्स की चिंता एकदम मत करना आप लोग। अच्छा किसी ने पूछा सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप भी आपको बता देंगे। अच्छा सिटीजनशिप अगला अध्याय सिटीजनशिप हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अगर आप प्रश्न आपके पास कोई हो। अच्छा, कैग इलेक्शन कमीशन, तो कैग इलेक्शन कमीशन हम देखो, चाहे हम पहले कैग बता दें, इलेक्शन कमीशन बता दें या सिटीजनशिप बता दें, आपकी मर्जी है। तो अगर हम शुरुआत करें, या कहो आज ही से कोई टॉपिक शुरुआत करते हैं या कल शुरुआत करें, तो हम कैग भी बता देंगे, इलेक्शन कमीशन बता देंगे और आपको सिटीजनशिप भी बता देंगे। और अच्छा, किसी ने कहा कि उदारीकरण क्या है। बच्चों देखो, उदारीकरण का मतलब होता है राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप न करना। उदारीकरण का सीधा सा मतलब है, एक साबुन बनाने वाला व्यक्ति अपना साबुन बनाकर अब बाजार में बेचेगा, न राज्य उसकी कीमत तय करेगा और न राज्य ये बताएगा कि भैया तुम साबुन बनाओ या शैम्पू बनाओ। तो जैसे हर व्यक्ति अपना कोई मार्केट में प्रोडक्ट बना सकता है, उसे बाजार में बेच सकता है और खरीदने वाले की मर्जी है खरीदा जाए न खरीदा जाए। यानी राज्य का अर्थव्यवस्था पर रेगुलेशन नहीं होगा। अच्छा, आप लोग इतनी तेजी से आपका सवाल भाग रहा है, तो हम कुछ टॉपिक शुरू कर दें। इससे अच्छा है कि फिर उसके बाद हमें लगता है लास्ट में एक दिन सवाल ही आपका ले लेंगे, क्योंकि आपने तो इतने सवाल पूछ रहे हो कि फिर उसका अच्छा किसी का आंसर राइटिंग पे भी। तो अच्छा ठीक है, अब हम जरा अब आगे बढ़े, तो हम अगला टॉपिक ले सकते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग बता देंगे, सीएजी बता देंगे और नागरिकता। ये तीन टॉपिक छूटे हुए हैं, तीनों को बता दें कि नागरिकता क्या है, निर्वाचन आयोग क्या है। तो दोस्तों, अब निर्वाचन आयोग हम देखेंगे लेकिन कल से, आज के लिए तो निर्वाचन आयोग इतना ही है। बाकी एक आंसर राइटिंग की बात आपको बता दें, मान लो कि कोई आंसर राइटिंग है, किसी भी टॉपिक पर पूछो, तो आप जानते हो कि मान लो संघवाद पर कोई हमें आंसर राइटिंग लिखना है। अब हमारी बात ध्यान से सुन लो, अब क्वेश्चन पूछना एक बार बंद कर दो। इसके बाद कल से हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन और सीएजी, और कल से हम क्या करेंगे लास्ट में ही। अब देखो दोस्तों, आपके आंसर पूछने का फिर लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से पूछ रहे हो और चैट करते रहते हो, तो उससे ना आपको फायदा होगा ना दूसरों को फायदा होगा, केवल डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। अब आप देखोगे संघवाद, अब संघवाद पे कोई सवाल लिखना है तो उसकी भूमिका लगा लेंगे। हम भूमिका कैसे लिख लेंगे कि भारत का समाज विविधतावादी है, और समाज विविधतावादी है इसलिए हमने संघवाद अपनाया है, जहां 7वीं अनुसूची से शक्तियों का विभाजन किया गया है। शब्द छोटे, पैराग्राफ छोटे। अब देखो, ज़्यादातर संघवाद में इंट्रोडक्शन लगभग एक होता है, भारत का समाज विविधतावादी है और इस विविधतावादी समाज की रक्षा के लिए हमने संघीय शासन का प्रयोग किया है, यह है संघवाद। और निष्कर्ष क्या लोगे, आप याद रखो, संघवाद का निष्कर्ष हमेशा आप देखोगे, निष्कर्ष ये होगा कि उदारीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण के दौर में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और विकास के लिए सहकारिता, संघ और राज्य के बीच सहकारिता होनी चाहिए। संघ राज्य के बीच सहयोग होना चाहिए, संघ राज्य के बीच सहकारिता होनी चाहिए, ये निष्कर्ष होना चाहिए। तो अब देखो, लगभग हर टॉपिक का आप भूमिका निष्कर्ष रेडीमेड कर सकते हो। आप किसी टॉपिक को बताओगे तो इसे सब तैयार कर लो, क्योंकि भूमिका किससे शुरू, सिद्धांत से। आप अनुच्छेद अगर आपको याद हो तो अनुच्छेद ब्रैकेट में आप ला दो, कि जैसे कि अनुच्छेद 1 की बात है, 3 बात है, लेकिन शुरू करो थोड़ा संकल्पनात्मक से, शुरू करो सैद्धांतिक से कि भारतीय समाज विविधतापूर्ण है, इसलिए विविधतापूर्ण समाज में हमने संघीय ढांचे को अपनाया है, जिससे विविधता में एकता की रक्षा हो पाए। और लास्ट में क्या लिखना है भाई, उदारीकरण के दौर में देश के आर्थिक विकास के लिए। अब देखो, पूरी दुनिया में कोविड के बाद आर्थिक मंदी मची हुई है, अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए संघ राज्य के बीच सहयोग आवश्यक है। अब हमने निष्कर्ष निकाल लिया। बीच का पॉइंट, सामान्यतः संघवाद में 3 पॉइंट आता है। संघवाद के ज़्यादातर आंसर आप देखोगे उसमें लिखने को 3 पॉइंट रहेगा। पहला आप देखोगे हमारे यहाँ एक शक्तिशाली संघीय सरकार है, या पहले आप लिख दो कि संघवाद के मूल लक्षण क्या है, शक्तियों का विभाजन। पहले संघवाद की विशेषता बता दो, शक्तियों का विभाजन है, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है। फिर दूसरा पॉइंट लिख दो, शक्तिशाली संघीय शासन। संघ सरकार हमारे यहाँ शक्तिशाली है, तो 2-3 पॉइंट आप ये लिख दो। फिर उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद क्या है
कि संघ और राज्य के बीच में, अब संघ सरकार शक्तिशाली है तो क्या शक्तिशाली सरकार संघीय व्यवस्था के खिलाफ है? तो नहीं। इसके लिए आप देख सकते हो सरकारी आयोग का रेफरेंस आप दे सकते हो, बोमई आयोग की बात कर सकते हो, यानी फैक्ट भी लिखना चाहिए। सरकारी आयोग, बोमईवाद में निर्णय, और इन लोगों ने क्या कहा कि शक्तिशाली संघ और शक्तिशाली राज्य दोनों एक साथ साथ हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि हमें अमेरिकी संघ का मॉडल अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखोगे ये एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया संघीय शासन का। ऐसे हम सारा एक ही स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, सारा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। मान लो संसदीय शासन को स्ट्रक्चर देना हो तो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम शुरू करेंगे इलेक्शन कमीशन और सीएजी। कल से इलेक्शन कमीशन और सीएजी आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।